ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय इतिहास का हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और दूसरे अध्याय में हम गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे थे और गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो गुप्त काल के प्रमुख शासकों के साम्राज्य विस्तार और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम गुप्त काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में जो विकास और जो प्रगति हुई, जिस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि गुप्त काल में कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। गुप्त काल का कला व साहित्य। तो आज हम पहले कला के बारे में पढ़ेंगे। कला जिसमें हम वास्तुकला, मूर्तिकला व चित्रकला, यानी कला के क्षेत्र में इन तीनों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बिंदु रहेगा वास्तुकला के बारे में। तो कला और साहित्य के क्षेत्र में जो गुप्त काल में प्रगति हुई, इसलिए इस काल को स्वर्ण काल जो है कहा जाता है। इसके अलावा जो गुप्त काल की जो कला है, उसकी एक प्रमुख विशेषता रही है कि गुप्तकालीन जो कला थी वो प्राकृतिक सौंदर्य, भाव अभिव्यक्ति पर आधारित थी और इसके साथ साथ वो उसमें रूढ़िवादिता का अभाव था और वो यथार्थवादी थी। ये कला की विशेषता हो गई। और अब हम वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। वास्तुकला में प्रमुख रूप से निर्माण कार्य आएंगे, जैसे मंदिरों का निर्माण, स्तूप, विहार, चैत्य, गुहा मंदिर आदि। यानी गुप्त काल में मंदिर, स्तूप, विहार, चैत्य और गुफा मंदिरों का जो है निर्माण हुआ। तो ये वास्तुकला के जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है गुप्त काल के अंतर्गत। गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, यानी मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल के मंदिर नागर शैली के थे, यानी मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो नागर शैली थी और गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला की जो है शुरुआत हुई। गुप्त काल के मंदिर छोटी छोटी ईंटों व पत्थरों से बनते थे। यानी मंदिर निर्माण की विशेषता है सबसे पहले कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर आपको ध्यान में रखना। इसके बाद गुप्त काल के मंदिर किस शैली के बने हुए थे? गुप्त काल के मंदिर नागर शैली के बने हुए थे। तो और तीसरा, मंदिरों के निर्माण के लिए छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों का उपयोग होता था। इसके अलावा गुप्त काल के मंदिरों में गर्भगृह, यानी जहाँ भगवान की मूर्ति विराजमान रहती है, शिखर,
प्रदक्षिणा पथ व द्वार। मंदिरों की प्रमुख सामान्य विशेषता थी। लगभग ये विशेषताएं सब मंदिरों में पाई जाती थी। यानी सब मंदिरों में जो है भगवान की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होती थी। मंदिरों के ऊपर शिखर बने होते थे। तो इस प्रकार ये मंदिरों की सामान्य विशेषता थी। इसके अलावा गुप्त काल में मंदिरों के शिखर की शुरुआत हुई। यानी गुप्त काल से ही शिखर मंदिरों के ऊपर बनने शुरू हुए। ये भी एक विशेषता के तौर पे आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार ये तो हो गई गुप्त काल के मंदिरों की विशेषता कि मंदिर कैसे होते थे। अब गुप्त काल के कुछ प्रसिद्ध मंदिर जो आपको ध्यान में रखने हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर सबसे पहला दशावतार मंदिर जो देवगढ़ झांसी में बना हुआ है। झांसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दशावतार का मंदिर देवगढ़ झांसी में। और इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है, इस मंदिर के निर्माण में प्रथम बार शिखर का उपयोग हुआ था। ये इसकी विशेषता है, शिखर का प्रथम उपयोग। ठीक है, दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का जो ये विष्णु मंदिर है वो उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस मंदिर की विशेषता है कि गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। गुप्त काल का सर्वोत्तम प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद का है नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। नाचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर। ये भीतरी गांव का जो लक्ष्मण मंदिर है, भीतरी गांव जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में। और इस मंदिर की विशेषता है कि वो ईंटों का बना हुआ है। भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा शिव मंदिर जो भी घूमरा जो मध्य प्रदेश का भी एक शिव मंदिर प्रसिद्ध है। और एक शिव मंदिर जो है वो घूमरा जो नागौर राजस्थान के क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार ये कुछ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये ईंटों से बना हुआ है, जो भीतरी गांव के लक्ष्मण मंदिर का उदाहरण है। और इसके अलावा शिव मंदिर भी गुप्त काल के
बने हुए शिव मंदिर में एक घुघरा से संबंधित है क्षेत्र से और एक घुमरा क्षेत्र से संबंधित है। घुमरा क्षेत्र मध्य प्रदेश और घुघरा जो है वो राजस्थान से संबंधित है। तो इस प्रकार ये गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर हो गए। इसके अलावा वास्तुकला के क्षेत्र में जो मंदिर निर्माण कला आ गई और इसके अलावा कुछ जो है विहार, स्तूप, चैत्य और गुफा मंदिर भी बने हुए थे। एक प्रसिद्ध स्तूप जो है वो सारनाथ में बना हुआ है। इसके अलावा विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुकों के रहने का स्थान होता था और स्तूपों का निर्माण जो है महात्मा बुद्ध की अस्थियों को और उनके सबसे उपयोगी सामान को सुरक्षित रखने के लिए और इसके अलावा जो उनके बाद बौद्ध भिक्षुक हुए उनकी अस्थियों को भी सुरक्षित रखने के लिए स्तूपों का जो है निर्माण किया गया। तो स्तूप तो अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे और विहार और जो चैत्य थे, चैत्य बौद्ध भिक्षुकों के पूजा स्थल थे। विहार जो थे उनके निवास स्थान थे। बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। तो इस प्रकार चैत्य, स्तूप और विहार है ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इस प्रकार गुप्त काल में इन मंदिरों का, विहारों का, स्तूपों का और चैत्यों का निर्माण हुआ। अजंता, एलोरा, उदयगिरी, व बाघ की गुफाएं गुहा मंदिर, धमेक स्तूप प्रसिद्ध स्तूप है जो सारनाथ में स्थित, अभी आपको मैंने बताया था सारनाथ। और इसके अलावा महाबोधि विहार, ये भी एक प्रसिद्ध विहार है जो बोध गया बिहार में बना हुआ है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये सभी वास्तुकला के प्रसिद्ध उदाहरण हैं गुप्त काल के, ठीक है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं वो महाराष्ट्र, बाघ की जो गुफाएं वो ग्वालियर, ठीक है। बाघ की गुफाएं ग्वालियर से संबंधित है। बाघ की गुफाएं ग्वालियर में, अजंता एलोरा की महाराष्ट्र में और उदयगिरी है वो मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इस प्रकार ये वास्तुकला के बारे में जानकारी हो गई। अब हम मूर्तिकला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्त काल की मूर्ति कला। गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। मथुरा और सारनाथ उत्तर प्रदेश में, पाटलिपुत्र बिहार में, ठीक है।
गुप्त काल में धातु, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी। ये मूर्ति कला की मतलब मूर्तियों का निर्माण धातु से, विभिन्न प्रकार के जो धातु होते हैं, तांबे, कांसे, लोहा, सोना, चांदी, तो इस प्रकार इन धातुओं से, मिट्टी से और पत्थर से जो है मूर्तियों का निर्माण होता था। और मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र उस समय मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा मूर्तियों की विशेषता, परिधान सज्जा, केश विन्यास, मुद्रा आसन, प्रभामंडल, आध्यात्मिकता व भारतीयकरण, गुप्त काल की जो मूर्ति कला थी उसमें परिधान सज्जा यानी जो वेशभूषा है उसका विशेष ध्यान रखा जाता था, और केश विन्यास यानी जो केशों की सजावट, और मूर्ति का वो किस रूप में खड़ी है, उसका आसन, बैठने का, खड़े होने का, तो मूर्ति का आसन, उसका प्रभा मंडल, और इसके अलावा जो मूर्ति कला है उसकी विषय वस्तु यानी आध्यात्मिकता यानी धर्म से जुड़ी हुई, और इसके अलावा उसमें भारतीय विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रकार ये मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता हो गई। प्रसिद्ध मूर्तियां गुप्त काल की, गुप्त काल में सुल्तानगंज जो बिहार में है, सुल्तानगंज बिहार की प्रसिद्ध बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध थी जो गुप्त काल में बनी हुई थी। इसके अलावा मथुरा में महावीर की मूर्ति, और इसके अलावा मथुरा देवगढ़ जो झांसी में स्थित है, देवगढ़ में मथुरा की विष्णु मूर्ति, केरल में उदयगिरी की वराह मूर्तियां। ये सारी मूर्तियां जो है वो मूर्ति कला के श्रेष्ठ उदाहरण है गुप्त काल के। इसके बाद हम गुप्त काल की चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं।
गुप्त काल की चित्रकला। गुप्त काल में अजंता व बाघ की गुफाओं के चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी जो गुप्त काल में अजंता और बाघ की गुफाओं के जो चित्र है वो गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता का संबंध महाराष्ट्र से और बाघ की जो गुफाएं हैं वो ग्वालियर से। अजंता की गुफाओं के जो चित्र है, अजंता के चित्र प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध व बौद्धिस्ट प्रथा, जातक प्रथाओं पर आधारित है। जो जनता की गुफाओं के जो चित्र है वो प्राकृतिक सौंदर्य और महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य, और इसके अलावा जो जातक कथाओं में, जो जातक साहित्य में जो कथाएं आ रखी है उनके दृश्यों से संबंधित जो है चित्र बने हुए हैं। अजंता की गुफा 16 में मन्नासन राजकुमारी का चित्र वे यशोधरा व राहुल का चित्र प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 17 में माता व शिशु का प्रसिद्ध चित्र है। गुफा संख्या 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है। एक गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है और उसमें माता और शिशु का प्रसिद्ध चित्र है। इसके बाद की जो 9 गुफाएं हैं, उन 9 गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वो लौकिक जीवन से संबंधित है। तो इस प्रकार अजंता के चित्र धार्मिक जीवन से संबंधित और बाघ की गुफाओं के जो चित्र है वो लौकिक जीवन से संबंधित है। इस प्रकार हमने गुप्त काल की कला के बारे में जानकारी प्राप्त की। कला में हमने मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अगले वीडियो में हम साहित्य और विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।